हेलो स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने देखा था नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स। नेचर ऑफ कैपिटल एसेट्स में हमने देखा था कि दो तरह कैपिटल एसेट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है। किसी कैपिटल एसेट को हम शॉर्ट टर्म कब मानेंगे, लॉन्ग टर्म कब मानेंगे, इसके लिए हमने बताया था कि होल्डिंग पीरियड देखा जाता है। होल्डिंग पीरियड तीन तरह से होता है, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर। कुछ ऐसे एसेट्स हैं जिसको 1 साल तक होल्ड करोगे तो शॉर्ट टर्म, 1 साल से ज़्यादा होल्ड करोगे तो लॉन्ग टर्म। तो उसमें लिस्टेड शेयर, किसी कंपनी का लिस्टेड शेयर है जो कि स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड हो, किसी भी तरह का सिक्योरिटीज अगर वो लिस्टेड स्टॉक एक्सचेंज का में रजिस्टर्ड है तो वो यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड फंड और यूटीआई का, और जीरो कूपन बॉन्ड था। तो ये जो एसेट्स है, अगर इसको हम लोग 1 ईयर तक होल्ड करते हैं तो शॉर्ट टर्म, 1 ईयर से ज़्यादा होल्ड करते हैं तो लॉन्ग टर्म। 2 ईयर्स के केस में सिर्फ दो तरह के एसेट्स आते हैं, एक अनलिस्टेड शेयर, लिस्टेड है तो शेयर यहाँ आएगा, अनलिस्टेड है तो 2 ईयर कैटेगरी में आ जाएगा। तो अनलिस्टेड शेयर जो अगर होगा, अगर 2 साल तक होल्ड करते हैं और 2 साल के होल्ड करने के अंदर में बेच देते हैं। मान लो मैंने किसी अनलिस्टेड कंपनी का शेयर खरीदा, एक ABCZ कंपनी है, वो अनलिस्टेड है, अभी तक किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है। मैंने उसका शेयर जनवरी 2017 में खरीदा और उसको हम बेच दिए मान लो नवंबर 18 में। तो 2 साल तो हुआ नहीं, क्योंकि जनवरी 17 से जनवरी 19 आएगा तब 2 साल होगा, और मैंने बेच दिया नवंबर 18 में ही। तो 2 साल के अंदर बेच दिए तो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट की कहलाएगा। और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है। लेकिन 2 साल से ज़्यादा अगर अनलिस्टेड शेयर को हम होल्ड करते हैं, 3 साल तक रखे, 4 साल तक रखे, उसके बाद बेचे, तो उससे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। क्यों? क्योंकि अगर 2 साल से ज़्यादा अनलिस्टेड शेयर को होल्ड करके रखे हैं तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा। उसके बाद जितनी तरह की इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे कि लैंड, फ्लैट, बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, अगर इस तरह का कोई प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को हम अपने पास रखते हैं तो 2 साल तक उसको यूज करके बेच देते हैं, 2 साल के अंदर बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म, 2 साल से ज़्यादा यूज करने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म। और ये यहाँ पे जो हमने 4 यूनिट देखा और यहाँ पे जो 2 यूनिट, 6 यूनिट, इन 6 यूनिट्स को छोड़कर, इस 6 आइटम्स को छोड़कर जितने सारे आइटम है बच्चों, वो क्या कहलाएंगे? 3 ईयर्स वाले कैटेगरी में आएंगे। मतलब उसको 3 साल तक होल्ड करके रखेंगे तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखेंगे तो लॉन्ग टर्म। तो ज्वेलरी, देखो ज्वेलरी मैंने यहाँ पे तो बताया नहीं है और ज्वेलरी यहाँ भी नहीं बताया हुआ है, दैट मीन्स वो 3 ईयर कैटेगरी में आएंगे। गुडविल, गुडविल को तो मैंने यहाँ बताया नहीं बच्चों, ना ही गुडविल यहाँ पे आता है, तो गुडविल फिर कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। ठीक है सर, मान लीजिए कोई बड़ा मशीन है, तो मशीन को तो बच्चों मैंने यहाँ बताया नहीं है, मशीन को यहाँ भी नहीं बताया, तो मशीन कहाँ आएगा? यहाँ पे। मतलब मशीन को 3 साल तक होल्ड करके 3 साल के अंदर बेच देते हैं तो शॉर्ट टर्म, 3 साल से ज़्यादा होल्ड करने के बाद बेचेंगे तो लॉन्ग टर्म। मतलब इन 4 को जो मैंने बताया वो, और ये 2 जो बताया वो, इनको छोड़कर जो भी है वो 3 ईयर कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं हम लोग। आज हम लोग देखेंगे कि कैपिटल गेन का कंप्यूटेशन कैसे करना है, हाउ टू कंप्यूट कैपिटल गेन। बड़ा सिंपल सा फॉर्मेट है, तो फॉर्मेट को पहले अच्छे से देख लेंगे, क्योंकि फॉर्मेट जैसे ही कम होगा तो हम लोग कल से क्वेश्चन बनाएंगे। आज हमारा थ्योरेटिकल यूनिट कवर होगा, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे हम। तो कैसे प्रैक्टिकल सॉल्व करेंगे वो तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन फिलहाल अभी समझो कि इसका फॉर्मेट कैसा है और कैसे हम कंप्यूट करते हैं। एक छोटा सा हम लोग इमेजिनरी फिगर लेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू में इसको समझेंगे। सबसे पहले ऊपर में हेडिंग लिखोगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 48। सबसे पहले लिखोगे आप कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 48, ये लिखोगे, क्योंकि कैपिटल गेन का जो कंप्यूटेशन होता है बच्चों वो 48 में होता है। उसके बाद आता है कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्यों बच्चों? क्योंकि सिंपल सी बात है कि अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स है और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करते हैं तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, और लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा। तो दोनों का कंप्यूटेशन जो है वो अलग अलग तरीके से होता है, शॉर्ट टर्म का अलग से होगा, लॉन्ग टर्म का कैसे होगा वो भी हम बताएंगे। पहले शॉर्ट टर्म का समझते हैं। तो कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, उसके पहले उसके नीचे लिखो नेम ऑफ द एसएससी। नेम ऑफ द एसएससी मतलब जो सेल कर रहा है कैपिटल एसेट्स को, और कैपिटल एसेट को सेल करने से अगर उसको गेन होता है तो उसको टैक्स देना होगा, तो जो टैक्स देता है उसको हम लोग बोलते हैं एसएससी, करदाता। तो नेम ऑफ द एसएससी, आदमी का वो एसएससी का नाम, करदाता का नाम, तो उसका जगह जो नाम है वो लिखोगे। रेसिडेंशियल स्टेटस, उसका स्थानीय निवास क्या है, मतलब कि वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, उसको यहाँ पे मेंशन करना है तुमको। प्रीवियस ईयर, जैसे कि हम लोग अभी जो सेशन में पढ़ रहे हैं उसका हमारा प्रीवियस ईयर 2018-19 है, हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 2019-20।
उसके बाद देखो, उसके बाद ये जब सारा चीज़ें हम बना लेंगे, ये सारी चीज़ें लिख लेंगे, कंप्यूटेशन ऑफ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, नेम ऑफ द एसएससी, रेजिडेंशियल स्टेटस, प्रीवियस ईयर, सस्पेंड ईयर, इसके लिखने के बाद एक छोटा सा फॉर्मेट बनाओगे। फॉर्मेट ये कैसे बनेगा वो देखो, सबसे पहले आप लिखोगे पार्टिकुलर्स, उसके बाद लिखोगे डिटेल और उसके बाद लिखोगे अमाउंट। ये आपका एक छोटा सा फॉर्मेट होगा। सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे ट्रांसफर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। सर आप सेल भी लिखे तो वो सेल जो है स्मॉलर टर्म है, मैंने पहले ही मीनिंग ऑफ ट्रांसफर में समझा दिया था कि सेल आता है, एक्सचेंज आता है, रेलिंक्विशमेंट आता है, एक्सटिंग्विशमेंट आता है। तो वो जो मैंने आपको जो 10 यूनिट वहाँ पे पॉइंट जो बताए हैं, 9-10 पॉइंट बताए हैं, वो पॉइंट्स को जाके एक बार फिर से रिकॉल कर लोगे। अभी हम उस वीडियो को उस पूरे पॉइंट को रिकॉल करना पॉसिबल नहीं है, तो अब जाके उसको रिकॉल कर लोगे कि वो सारे पॉइंट्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पे सिंपली ट्रांसफ़र वर्ड लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सेल लिखेंगे तो सिर्फ सेल होकर आएगा, लेकिन हम लोग जानते हैं ट्रांसफ़र का मतलब सिर्फ सेल नहीं होता है। ट्रांसफ़र वर्ड जो है उसका वाइडर स्कोप है। ट्रांसफ़र का मतलब सेल भी होता है, एक्सचेंज भी होता है, रेलिंक्विशमेंट भी होता है, एक्सटिंग्विशमेंट भी होता है, कन्वर्शन ऑफ पर्सनल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड होता है, कन्वर्शन ऑफ बिजनेस इनटू कंपनी भी इसमें आता है। और कभी हम लोग पार्ट परफॉर्मेंस करते हैं, वो यूनिट को समझाएं, वहाँ जाके देख लोगे। कभी कभी कोऑपरेटिव सोसाइटी मेंबर को या कंपनी के मेंबर को अपना इमूवेबल प्रॉपर्टी का जो हिस्सा मिलता है वो भी इसमें आता है। जीरो कूपन बॉन्ड का मैच्योरिटी भी इसमें आता है। तो वो सारे जो पॉइंट्स बताए हैं उस वीडियो में देख लोगे। तो हम ट्रांसफर वैल्यू लिखेंगे। अब ट्रांसफर सेल ही सही तो सेल ही, एक्सचेंज है तो एक्सचेंज सही, रेलिंक्विशमेंट है तो रेलिंक्विशमेंट सही। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर वैल्यू को, तो मान लेते कि मैंने कोई लैंड बेचा और लैंड मान लो 1.5 साल में कोई लैंड खरीदा मैंने और 1.5 साल के बाद बेच दिया। तो चूंकि मैंने बताया है कि लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी है और वो 2 साल वाले केस में आता है, लैंड इमूवेबल प्रॉपर्टी 2 साल वाले केस में आता है बच्चों। तो 2 साल वाले केस में जो आता है, तो इसी कारण से इसको लैंड को हम लोग यहीं पर रखें। तो मान लो 1.5 साल को मैंने कोई लैंड खरीदा और 1.5 साल के अंदर में बेच दिया, तो वो शॉर्ट टर्म ही कहलाएगा, क्योंकि 2 ईयर्स वाले कैटेगरी में आता है। तो मान लो कोई मैंने ज़मीन को ख़रीदा था 1 जनवरी 17 को और मैंने बेच दिया उसको जून 2018 में। तो जून 2018 हमारा प्रीवियस ईयर 18-19 में आएगा। तो 1.5 साल रखने के बाद अगर हम ज़मीन बेच देते हैं तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट कहलाएगा, और शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट को ट्रांसफर करने से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा। तो सबसे पहले ट्रांसफर वैल्यू लिखेंगे। तो ट्रांसफर वैल्यू लिखे 40 लाख रुपया। मान लो 40 लाख में उस ज़मीन को बेचे। जब ज़मीन को बेच रहे थे तो ज़मीन को बेचने में ब्रोकरेज के नाम पे 4 लाख खर्च हो गया। मान लो एडवर्टीजमेंट किए थे, ऑक्शन करवाने वाले थे और एडवर्टीजमेंट किए। एडवर्टीजमेंट करने में हमको 1 लाख रुपया खर्च हो गया। तो एडवर्टीज करने में हमको 1 लाख खर्च होगा, तो टोटल एक्सपेंसेस हमारा कितना हो गया? 5 लाख हो गया। किसी और तरह का कोई खर्च होता है तो वो भी दिखाते हैं। फिलहाल हम मान रहे हैं 2 ही तरह के एक्सपेंसेस है, और जितने तरह का भी एक्सपेंसेस होगा मान लो ट्रांसफर के ड्यूरेशन में वो सारे खर्च माइनस हो जाते हैं। तो टोटल हमारा 40 लाख का हमारा एक इनकम हो गया। 40 लाख का हमारा इनकम हो गया बच्चों, और 40 लाख में हमारा 5 लाख का खर्च हो गया। तो 40 लाख में 5 लाख का अगर हमको बेचने के ड्यूरेशन में खर्च हो गया तो नेट कंसिडरेशन कितना मिला बच्चों? 35 लाख। तो ट्रांसफर वैल्यू 40 लाख था, लेकिन 40 लाख में बेचने के ड्यूरेशन में ट्रांसफर एक्सपेंसेस हो गया। कितना ट्रांसफर एक्सपेंसेस हो गया? 4 और 1 5 लाख। तो 5 लाख माइनस कर दिए तो नेट हमको कितना सेल वैल्यू मिला? नेट ट्रांसफर वैल्यू कितना मिला? नेट ट्रांसफर कंसिडरेशन कितना मिला हमको? 35 लाख मिला। तो अभी हमको नेट सेल निकला। हम लोग पढ़े होंगे ना, ग्रॉस सेल में सेल्स रिटर्न माइनस करते हैं तो नेट सेल निकलता है अकाउंट्स में। ठीक उसी तरीके से ये नेट सेल दिया है, समझ लो, नेट ट्रांसफर वैल्यू दिया है, उसमें खर्च माइनस किए तो नेट ट्रांसफर कंसिडरेशन निकल गया। अब नेट ट्रांसफर कंसिडरेशन के बाद 2 चीज़ माइनस होता है बच्चों। एक का नाम है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक का नाम है कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। दोनों को अच्छे से समझोगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का मतलब खरीदने की लागत, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट का मतलब इम्प्रूव जब हम उस एग्जिस्टिंग एसेट में कुछ इंप्रूवमेंट करते हैं। समझोगे एग्जाम्पल से, जैसे मान लो कि हमने जनवरी 17 में उस घर को खरीदा था 22 लाख में, ठीक है, और जनवरी 17 में खरीदा। उसके बाद हम लोग मान लो कि मई 2017 में ही 5 महीने के बाद, मान लो 4 महीने के बाद मैंने सोचा क्यों ना घर में कुछ इंप्रूवमेंट किया जाए। घर में सोचे ना कि घर में थोड़ा सा अलग से हम क्या करते हैं, बरामदा बना देते हैं अलग से। एक थोड़ा सा हम लोग एक और घर, एक मतलब फर्स्ट फ्लोर को सेकंड फ्लोर, मतलब एक फ्लोर बना हुआ था अच्छे से, और घर के ऊपर थोड़ा सा एक और थोड़ा सा 2-3 रूम बना देते हैं और एक बरामदा बनाते हैं। तो वो खर्च को हम लोग एक्विजिशन नहीं बोल सकते। ये नहीं बोल सकते कि नया घर खरीदे हैं, क्योंकि घर तो ऑलरेडी खरीदे थे 22 लाख में। अब उसमें से कुछ रूम उसमें एडिशनल बना दे रहे हैं, कुछ नया इंप्रूवमेंट कर दे रहे हैं, हो सकता है उसमें टाइल्स मार्बल लगा दे रहे हैं, नया पुट्टी उट्टी एकदम रेनोवेट कर दे रहे हैं, कुछ एक्स्ट्रा खर्च कर रहे हैं जिससे घर की वैल्यू बढ़ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। याद रखना, रिपेयर की बात नहीं कर रहे, छोटा मोटा हम लोग व्हाइट वॉश करा दिए, पोचाड़ा करा दिए, ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। जो मेजर एक्सपेंसेस है जिससे कि उसकी वैल्यू में कुछ इंप्रूवमेंट हो जाए, उसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाए। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 22 लाख था, और मान लो कि हमने कुछ बरामदा बना दिया, नया रूम उसमें ऐड कर दिया, तो उसमें 8 लाख खर्च हो गया।
तो एक तो खर्च हुआ खरीदने का हमको 22 लाख, जो जनवरी 17 में खरीदे था, फिर मई 2017 में 8 लाख और इंप्रूवमेंट के नाम पे खर्च कर दी, तो टोटल वैल्यू घर का कितना हो गया, 30 लाख रुपया हो गया। बेचे कितना है बच्चों, 25 लाख, 35, ऐसे बेचे 40 में थे, लेकिन 5 लाख तो खर्चा हो गया था, तो नेट कंसिडरेशन कितना हो गया, 35 लाख। तो 35 लाख में 30 लाख तो मेरा कॉस्ट ही था मान लो, तो फिर हमको इनकम कितना हुआ, 5 ही लाख ना हुआ बाबू, भले ही हम 40 में बेचे, 5 का तो 35 का इनकम हुआ। तो 35 का इनकम तो बोल नहीं सकते, क्योंकि खर्च भी हमको 30 लाख का हुआ, 22 + 8, तो 30 लाख माइनस कर देंगे तो मेरा गेन कितना हो जाएगा, 5 लाख। तो इसी को हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। सर बहुत इतना ईजी है सर, इतना ही आसान है, लगभग यही है बच्चों। आगे क्वेश्चन आते समय कुछ कुछ नए टर्म्स मिलेंगे, चिंता मत करो, जैसे जैसे बताते जाएंगे आराम से क्वेश्चन सॉल्व करोगे। लेकिन याद रखना, मेरे लास्ट वीडियो जो भी मैंने इस वीडियो के सीरीज में मैंने जो जो चीज़ें बताई है आपने वो देखी है, मतलब लास्ट 3 वीडियो आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो जाकर पहले देखोगे, क्योंकि वो नहीं समझोगे तो आगे की चीज़ें समझने में तुम्हें दिक्कत होगी। आगे आते हैं, ये तो मेरा शॉर्ट टर्म कैपिटल था। अब हम लोग लॉन्ग टर्म में आते हैं। तो शॉर्ट टर्म में हमने क्या देखा कि सबसे पहले हम लोग ट्रांसफर वैल्यू लेते हैं, उसमें से खर्चा माइनस करते हैं अगर ट्रांसफर करने में खर्च हुआ है तो। उसके बाद हमारा नेट सेल निकलता है या नेट कंसिडरेशन, उसमें 2 तरह खर्च मान करते हैं, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये 2 तरह खर्च करने के माइनस जो आता है उसको मेरे कहते हैं शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब आता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अभी शॉर्ट टर्म पढ़ रहे थे, अब लॉन्ग टर्म पढ़ रहे हैं। लॉन्ग टर्म में देखोगे सब कुछ वही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, नेम ऑफ द एसएससी, रेजिडेंशियल स्टेटस, प्रीवियस ईयर 18-19 और असेसमेंट ईयर 19-20 होगा हमारा, जो अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं जो सेशन में। उसके बाद सेम चीज़ वही है बच्चों, ट्रांसफ़र और सेल कंसिडरेशन वहाँ 40 था, यहाँ 38 कर दिए। एक्सपेंसेस और ट्रांसफर वहाँ 5 था, यहाँ 2 लाख कर दिए। तो मेरा नेट कंसिडरेशन कितना हो गया बच्चों, 36 लाख। तो 38 लाख में 2 लाख का खर्चा, 36 लाख रुपये निकल गया। आगे देखोगे सेम चीज़ें हैं, जो नेट ट्रांसफ़र कंसिडरेशन था, नेट ट्रांसफर कंसिडरेशन था, उसमें हमने कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस किया और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस किया। देख रहे हो सेम चीज़ है, थोड़ा सा एक अंतर है, यहाँ पे मैंने इंडेक्स वर्ड जोड़ा है बच्चों, उसमें इंडेक्स वर्ड नहीं था, उसमें सिंपली कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन था और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट था। जो नेट ट्रांसफर कंसिडरेशन आता था, जो नेट सेल वैल्यू आता था, उसमें हम लोग कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस करते थे। यहाँ पे इंडेक्स वर्ड जोड़े हैं। सर ये इंडेक्स का मीनिंग क्या है, आने वाले वीडियो में समझाएंगे। बस इतना ध्यान रखो कि लॉन्ग टर्म में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस नहीं होता है, यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होता है। आप दिखा देते एक बार फिर से देखो, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है शॉर्ट टर्म में और कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, लेकिन यहाँ पे जब माइनस कर रहे हैं तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या होता है, वो आने वाले वीडियो में समझ आएगा आपको। लेकिन फिलहाल बस इतना ध्यान रखो कि शॉर्ट टर्म में कॉस्ट होता है और यहाँ इंडेक्स कॉस्ट होता है, आपको आगे वीडियो में समझ आ जाएगा। तो 36 लाख का हमारा नेट कंसिडरेशन था, उसमें हमने इंडेक्स कॉस्ट और इंडेक्स इंप्रूवमेंट को माइनस किया 32 लाख, तो मेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकल गया 4 लाख। इंडेक्स निकालना बहुत दिक्कत नहीं है, आराम से निकालोगे, आराम से समझा देंगे, आराम से क्लियर हो जाएगा। बस ये वीडियो और इसके पहले जो भी वीडियो अपलोड किए हैं वो आप लोग देख लोगे। उसके बाद इस वीडियो में, पर्टिकुलर इस वीडियो में आपको किसी तरह का भी कोई प्रॉब्लम होता है, कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। आने वाले वीडियो में इसको ऐड कर देंगे या कमेंट सेक्शन में कोशिश करेंगे बता देंगे। वीडियो देख के कमेंट करोगे, बताओगे कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।